नमस्कार। डिजिटल क्लास में बीए द्वितीय वर्ष इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। राणा सांगा भाग 4 के अंतर्गत खानवा का युद्ध भाग 1 में हमने खानवा के युद्ध के कारणों और घटनाक्रम की चर्चा की थी। इस भाग में राणा संग्राम सिंह की हार के कारणों की चर्चा करते हुए परिणाम और राणा सांगा की जो अंतिम समय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह आश्चर्य का विषय है कि सैनिकों की संख्या और राणा संग्राम सिंह जैसे योग्य व्यक्ति के नेतृत्व होते हुए भी राजपूत पराजित हो गए। इनके कारणों की पड़ताल पर पता लगता है कि सबसे प्रमुख कारण विश्वासघात है। यद्यपि इतिहासकारों ने विश्वासघात, दैविक प्रभाव, सांगा की सेना में एकता का अभाव, अपवित्र गठबंधन, राणा की निष्क्रियता, पैदल सेना की अधिकता, बाबर का तोपखाना और मुगल जो सेना की युद्ध पद्धति है वो कारण बताए हैं। कर्नल टाड व श्यामल दास ने राणा की हार का प्रमुख कारण सिलहदी तमर का विश्वासघात माना है। जब युद्ध चल रहा था तब तमर बाबर से मिल गया और उसने सांगा की सैनिक कमजोरियों का ज्ञान कराया, जिसका लाभ बाबर ने उठाया। प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा ने इस कारण को ठीक नहीं माना है, क्योंकि सिलहदी ने राजपूत दल को राणा के युद्धस्थल से प्रयाण के बाद बदला था। जब राजपूत सैनिक अपना अंतिम प्रयत्न कर रहे थे तब तक युद्ध का परिणाम स्पष्ट हो चुका था। इसके अतिरिक्त किसी भी मुस्लिम इतिहासकार ने सिलहदी के मिलने का वर्णन नहीं किया है। डॉक्टर AC बनर्जी का मत है कि सिलहदी का बाबर से मिल जाना भी निश्चित नहीं है, क्योंकि उसके लड़के भूपत की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए हुई थी। बाबरनामा में भी इसका वर्णन नहीं है। अतः डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे उपयुक्त कारण नहीं मानते हैं। हालांकि उन्होंने राजस्थानी साधनों पर विश्वास कर यह माना है कि जब युद्ध निर्णायक अवस्था में पहुंच चुका था तब सिलहदी तमर बाबर से मिला। उसके चले जाने से युद्ध के परिणाम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। दैविक प्रभाव भी एक कारण के रूप में, राणा की हार के कारण के रूप में इतिहासकारों ने बताया है। हरबिलास शारदा ने इस हार का कारण दैविक माना है। उनका कहना है कि युद्ध के समय सांगा की आंख में तीर लग जाने से वह सैन्य संचालन नहीं कर पाया। युद्ध क्षेत्र से उसके हटने के समाचार मिलते ही सेना में भगदड़ मच गई और यह हार का कारण बना। किंतु यह कारण भी बहुत उचित नहीं लगता है, क्योंकि अधिकतर सैनिकों को इस घटना का ध्यान ही नहीं था। सांगा जब युद्ध में भाग लेने आया तब भी उस स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी। अतः इस दैविक कारण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है। जो एक प्रमुख कारण प्रतीत होता है वो सांगा की सेना में एकता का अभाव। राणा की सेना में विभिन्न वंशों के सैनिक थे जो अपनी अपनी मान्यता और परंपरा के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हुए थे, और उनका संबंध जितना राणा से नहीं था उतना अपने कुलीय नेता से था। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सेना पर राणा का प्रभाव नाम मात्र का था। इस प्रकार की सेना में एक सूत्र अनुशासन का रहना संभव नहीं था। यूँ भी देखा जाए तो राजपूत में जातीय भावना इतनी प्रबल होती है कि एक नेतृत्व में रहना उनके लिए बहुत कम संभव था। राजपूत सेना का प्रत्येक दल अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए अपने ढंग से लड़ता था।
जिसका संपूर्ण समूह से कोई तारतम्य नहीं बैठता था, ऐसी सेना एक अव्यवस्थित भीड़ से किसी प्रकार कम नहीं थी। और अगले कारण के रूप में हम अपवित्र गठबंधन की बात कर सकते हैं। विलियम ने अफगान राजपूत गठबंधन को अपवित्र गठबंधन की संज्ञा दी है तथा इसे सांगा की हार का एक प्रमुख कारण माना है। उसने बताया कि दोनों में जो उत्साह होना चाहिए था वह नहीं था। दोनों के उद्देश्य व आदर्श भिन्न थे, अतः दोनों वर्ग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। युद्ध के समय इस प्रकार का आपसी संदेह हार में बदल सकता था। डॉक्टर AC बनर्जी इसे एक अस्वाभाविक गठबंधन मानने को तैयार नहीं है और न ही इस गठबंधन में कोई अपवित्रता उन्हें प्रतीत होती है। दोनों ने संगठित होकर बाह्य शक्ति का सामना करने का निश्चय किया। इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि दोनों में संदेह की भावना रही हो। अतः इस अपवित्र गठबंधन संबंधी जो विलियम का मत है वो बहुत स्वीकार योग्य नहीं है। एल्फिस्टन ने राणा की निष्क्रियता को राणा की हार के कारण के रूप में रेखांकित किया है। एल्फिस्टन के अनुसार अगर राणा सांगा मुगलों की प्रथम घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो उसकी विजय निश्चित थी। डॉक्टर ओझा ने राणा की पराजय का कारण युद्ध से पूर्व उसकी निष्क्रियता को बताया है। उसके विचार से राणा को बयाना विजय के बाद तुरंत खानपा पहुंच जाना चाहिए था। यूँ उसने पहली विजय के बाद एकदम युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का सुअवसर प्रदान कर दिया था। डॉक्टर शर्मा ने भी राणा की बयाना विजय के बाद भुसावर में पड़ाव डाले रहने को उस समय की भारी भूल बताया है। हरबिलास शारदा का कहना है कि राणा में कोई पृथ्वीराज जैसी स्फूर्ति होती तो स्थिति ही दूसरी होती। वास्तव में राणा सांगा ने बयाना और खानवा की घटना के बीच लगभग 1.5 महीने का अवसर देकर शत्रु को सचेत कर अपना ही हित किया। तब विजय की मस्ती में राणा आने वाली पराजय की आशंकाओं को भूल गया। यह विस्मृति राजपूत प्रतिष्ठा के लिए अंत में घातक सिद्ध हुई। एक जो सैन्य विज्ञान संबंधी कारण रेखांकित किया जाता है वह पैदल सेना की अधिकता। राजपूत सैनिक अधिकांशतः पैदल दल के रूप में थे, जबकि मुगलों की सेना अधिकांश घुड़सवारों की थी। द्रुत गति और पैंतरेबाजी की चाल में पैदल और घुड़सवारी का कोई मुकाबला नहीं था। परिणाम स्वरूप राणा के पैदल सैनिक मुगल अश्वारोहियों के समक्ष अधिक समय तक टिक नहीं सके और राजपूतों की हार हुई। नेक्स्ट, बाबर का जो तोप खाना है उसको भी एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। खानवा के युद्ध में आग उगलती हुई तोपों ने राजपूतों के प्रमुख नेता और मेवाड़ के महान प्रतापी शासक राणा सांगा की हार को सुनिश्चित कर दिया। राजस्थानी योद्धाओं को पहली बार तोपों का सामना करना पड़ा। बारूद के प्रयोग तोपों और बंदूकों की तुलना में तीर कमान, भाले, तलवारें, बर्छियाँ आदि निम्न कोटि के थे। इस संबंध में ठीक ही कहा गया है कि तीर गोलियों का प्रत्युत्तर नहीं दे सके। उन्नत मुगल सैनिक पद्धति तुलगुमा पद्धति जो बाबर के साथ ही भारतीय सैन्य विज्ञान में शामिल हुई, राजपूतों एवं मुगलों की युद्ध पद्धति एवं मोर्चों की जमावट में बहुत अंतर था। मुगल रिजर्व तथा घुमाव पद्धति को प्रधानता देते थे। इसी घुमाव पद्धति और इसके प्रयोग को तुलगुमा पद्धति का नाम दिया गया है। साथ ही इनमें तोपों व घुड़सवारों के आक्रमण की विधि में एक संतुलन था। राजपूत एक धक्के की विधि से शत्रु दल में भगदड़ पैदा कर सकते थे, परंतु उनके प्रत्याक्रमण का प्रत्युत्तर देने के लिए वे असमर्थ थे। जहाँ मुगल सेना व सेनापति सुरक्षित रहते हुए युद्ध का संचालन करते थे, वहाँ राजपूत सेना सज धज के साथ हाथी पर बैठकर स्वयं अपना स्वर प्रदर्शित करता था। तो जो राजपूत नेता ये हाथी पर बैठकर नेतृत्व करता था, जिससे वह शीघ्र ही सभी बारों का या जो हमले थे उनका शिकार बन जाता था। सांगा ने कभी नए सैनिक अनुभवों को अपनी सैन्य व्यवस्था में स्थान नहीं दिया, क्योंकि राजपूत सैनिक परंपरागत युद्ध की गतिविधि से परिचित थे और इसी में विश्वास रखते थे। मुगल व्यवस्था एक परिष्कृत सैनिक व्यवस्था में थी, जिसमें अफ़गानों, उज़्बेकों, तुर्कों, मंगोलों और जो फारसी
भारतीय आदि युद्ध प्रणालियों को समाविष्ट किया गया था। ऐसी स्थिति में पुरातन और नवीन पद्धति में कोई तुलना न थी। इसके अतिरिक्त बाबर का सैन्य बल एक नेतृत्व को स्वीकार करता हुआ अनुशासित रूप से लड़ रहा था। अनजान देश में होने से उनमें लड़ने की लगन राजपूतों की तुलना में अधिक थी। यदि राजपूत हारते हैं तो अपने देश में जीवित रहने के लिए बहुत ही ठौर था, परंतु मुगल सैनिकों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। इन कारणों से राणा सांगा व राजपूत सेना खानवा के मैदान में बाबर से लड़ती हुई पराजित हुई और परिणाम 10 घंटे में लगभग सामने आ गया और 10 घंटे में ही राजपूत सेना युद्ध हार चुकी थी। और इस तरह से जो राणा सांगा था वो परास्त हुआ और जो युद्ध था वो 10 घंटे में ही समाप्त हो गया। इस तरीके से इस युद्ध ने जो था बहुत ही गहरे से प्रभावित किया। और खानवा का युद्ध राजपूतों की परंपरागत युद्ध प्रणाली के लिए भी आँख खोलने वाली घटना थी। उनकी युद्ध पद्धति का खोखला स्वरूप सामने आ गया। राजपूत भी गोला बारूद तथा अश्वारोहियों की तेज गति के विनाशकारी प्रभाव से प्रभावित हुए। भारत में हाथियों का महत्व कम होने लगा तथा नई रणनीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस तरह से ये जो युद्ध है इसने बहुत गहरा प्रभावित किया। और सांगा का जो व्यक्तित्व है इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। फिलहाल इस व्याख्यान में इस युद्ध का जो परिणाम है वो विशेष रूप से बाबर की कठिनाइयों का अंत हो गया। उसे इससे पूर्व काफ़ी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना पड़ा था और राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर एवं उसके सैनिकों को किसी प्रकार की चिंता न रही और तब उनके लिए आगे भारत विजय करना सुगम हो गया और परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई जो अगले 200 वर्षों तक बना रहा। इस दृष्टि से यह एक निर्णायक युद्ध डिसेसिव बैटल्स था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार खानवा की विजय ने मुगल साम्राज्यवाद के बीजारोपण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हटा दी। सांगा की मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई और उससे पूर्व के घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी मिलती है वह ये है कि खानवा के युद्ध स्थल से घायल अवस्था में बसवा नामक स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। जब उसे होश आया तो पुनः बाबर से युद्ध कर पराजय का बदला लेने की अभिलाषा व्यक्त की किंतु जब उसे वास्तविक स्थिति बताई गई तो उसे आक्रोश आया और यह प्रण ले लिया कि जब तक बाबर को पराजित न कर दूंगा तब तक चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। वह रणथंबोर के दुर्ग में एकांतवास के लिए चला गया। उसने पगड़ी बांधना छोड़ दिया और मात्र एक चीरा लपेटे रहता था। राणा ने बाबर से युद्ध लड़ने करने के लिए अपने सामंत सरदारों को पत्र लिखे था। स्वयं भी ससैन्य एरिच पहुंच गया। जब युद्ध शुरू होने से पूर्व भी राणा के सरदारों ने जो युद्ध के कतई पक्ष में नहीं थे उसे विष दे दिया, जिससे उसका कालपी जो उत्तर प्रदेश में जालौन ज़िले में स्थित है बुंदेलखंड एरिया में, उसका 30 जनवरी 1528 ईस्वी को देहांत हो गया। उसका पार्थिव शरीर कालपी से माड़लगढ़ लाया गया और वहीं उसकी दाह क्रिया की गई, जहां आज भी उसका स्मारक छतरी के रूप में व्यवस्थित है। तो इस प्रकार राणा सांगा ने जो खानवा की लड़ाई थी वो बहुत निर्णायक थी और उसमें हार का सामना किया और इस तरीके से ये खानवा का युद्ध हुआ। अगले व्याख्यान में जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि हम राणा के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे और यदि खानवा के युद्ध संबंधी आप को कोई जिज्ञासा है, कोई चर्चा है, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिखें ताकि उसका उत्तर दिया जा सके।